एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया ने देखा एज ए लॉयल सेक्रेटरी, पर जिसे हिस्ट्री ने याद रखा एज ई वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वुमेन एवर। ये कहानी है मां आनंद शिला की, ओशो की सबसे नजदीकी और सबसे खतरनाक सेक्रेटरी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर दुबे और आप देख रहे हैं दी अंकुर शो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहां भक्ति, राजनीति और क्राइम सब एक साथ मिलता है। ये कहानी है मां आनंद शिला की। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब यूज करते हैं तो आप लोगों को ओशो के बारे में जरूर पता होगा। तो दोस्तों, ओशो एक बहुत बड़े विचारक, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनका जन्म 11 दिसंबर 1931 के दिन मध्य प्रदेश में हुआ था। शुरू से ही ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज्यादा तेज थे और इनको शुरू से ही किताबों का बहुत ज्यादा शौक था। ये बड़े होके एक प्रोफेसर बने और यही से ही इनके डिबेट की करियर स्टार्ट हुई। ये अलग अलग कॉलेजों में जाके डिबेट करते थे और ये लगभग सारे डिबेट जीतते थे। और जिस तरीके से ये बात करते थे ओशो, लोग इनके बातों के तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे और लोगों को लगता था कि ये किसी को भी किसी भी बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं। धीरे धीरे करके इनकी प्रसिद्धि दूर दूर गांव तक पहुंचने लगी। लोग दूर दूर से इनको सुनने के लिए आया करते थे। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब एक इंसान ऊंचाई तक पहुंचता है तो वो सारे काम एक साथ मैनेज नहीं कर पाता, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से ओशो को भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ी और यही जरूरत ओशो के अंत का कारण बनती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने मां आनंद शिला के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप लोग ओशो के बारे में जानते हैं तो मां आनंद शिला वो थी जिसने ओशो को रजनीशपुरम बनाने में हेल्प करी। तो दोस्तों, ओशो वो आदमी थे जिसने अमेरिका में जाके 64,000 एकड़ की जमीन खरीदी और अपने नाम का एक शहर बनाया। ओशो के पास 96 रोल्स रॉयस कारें थी। इसके अलावा उनके पास लाखों की घड़ियां थी, करोड़ों के जेवर थे, करोड़ों के कपड़े थे। लेकिन मां आनंद शिला उनकी सेक्रेटरी, जिसकी वजह से वो इतनी ऊंचाई पे पहुंचे और उन्हीं की वजह से ही उनकी मौत हुई। ऐसा कहा जाता है कि मां आनंद शिला ने उनको स्लो पॉइजन दिया था। मां आनंद शिला ने उनके रूम में कुछ स्पीकर लगाए थे जिससे वो उनकी जो सीक्रेट बातें होती थी उसको भी सुना करती थी। मां आनंद शिला वो थी जिसने अमेरिका में सबसे पहला बायो टेरर अटैक कराया। बायो टेरर अटैक मतलब कि एक ऐसे पॉइजन का यूज किया जिससे 750 लोगों की जान खतरे में आ गई। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ओशो कौन है, मां आनंद शिला कौन है और कैसे ओशो के साथ जुड़ी। तो दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो एक पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से जैसे जैसे ओशो का साम्राज्य बड़ा होता गया, ओशो प्रसिद्ध होते गए, उनके विचार लोगों तक पहुंचते गए, वैसे वैसे करके ओशो के अंडर बहुत सारे लोग काम करने लग गए। तो ओशो अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे सेक्रेटरी रखे। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, कुछ लोग बहुत ज्यादा सीधे थे। अलग अलग लोगों को उन्होंने ट्राई किया। तो जो लोग बुद्धिमान थे वो लोग सामाजिक कार्यों को ढंग से नहीं देख पा रहे थे, जो लोग सीधे थे वो समाज से डील नहीं कर पा रहे थे। तो ओशो को एक ऐसे सेक्रेटरी की जरूरत थी जो समाज से, जो मीडिया से, जो आसपास के लोगों से डील कर पाए और ओशो के विचारों को लोगों तक पहुंचा पाए। इसके अलावा पूरे आश्रम को मैनेज कर पाए। तो दोस्तों, ये सारी चीजें ओशो के मन में चल रही थी। लेकिन ओशो की जो प्रेजेंट अभी फिलहाल सेक्रेटरी थी वो मां लक्ष्मी थी। तो दोस्तों, अब हम ये बात कर लेते हैं कि मां आनंद शिला कैसे ओशो तक पहुंची, कैसे जुड़ी। तो दोस्तों, जो मां आनंद शिला थी, इनका जन्म 1949 में गुजरात में हुआ था और ये बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तेज थी। तो जो उनकी शुरुआती पढ़ाई है वो गुजरात से हुई। इसके बाद ये अमेरिका चली गई अपने हायर एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों, जो इनके मम्मी पापा थे वो पहले तो गुजरात में रहते थे,
इसके बाद इनके मम्मी पापा भी अमेरिका चले गए इनके साथ। तो दोस्तों माँ आनंद शिला ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई अमेरिका में कंप्लीट की। इसके बाद अमेरिका में ही उनको एक अमेरिकन लड़के से प्यार हो गया, जहाँ पे उन्होंने उससे शादी कर ली। तो दोस्तों जिस बंदे से माँ आनंद शिला ने शादी करी, पता चला बाद में उसको किसी टाइप की बीमारी है, और वो बीमारी ऐसी थी कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती थी। डॉक्टरों का कहना था कि वो अभी 2 से 2.5 साल के आसपास ही जिएंगे। इसके बाद जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब किसी के ऊपर दुख आता है तो वो बहुत ज़्यादा भगवान को मानने लग जाता है, पूजा करने लग जाता है और अलग अलग धर्म स्थलों पे जाने लग जाता है। तो दोस्तों जो माँ आनंद शिला थी, उनके जो हस्बैंड थे वो ओशो को सुना करते थे, तो उन्होंने ही माँ आनंद शिला को ओशो के बारे में बताया। तो दोस्तों शुरुआत से माँ आनंद शिला का नाम माँ आनंद शिला नहीं था, उनको पहले शिला ही बुलाया करते थे। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि माँ आनंद शिला को उनके हस्बैंड इंडिया लाते हैं और ओशो से मुलाकात करवाते हैं, ओशो के कई सारे शिविर में भाग लेते हैं। इसके बाद माँ आनंद शिला उस शिविर को अटेंड करके वापस अमेरिका लौट जाती हैं। तो जब वो अमेरिका लौटती हैं तो वो महसूस करती हैं कि वो ओशो के प्रवचन को भूल नहीं पा रही। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से बात करती हैं और बोलती हैं कि वो ओशो के और सारे प्रवचन को सुनेंगी। इसके बाद वो दोबारा इंडिया आती हैं और ओशो के आश्रम में शामिल हो जाती हैं और सारे कामकाज को देखने लग जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब हम किसी भी आश्रम में भाग लेंगे तो आश्रम में जुड़ने से काम नहीं चलता, हमें अपना सहयोग देना पड़ता है। उसी तरीके से माँ आनंद शिला जब ओशो के साथ जुड़ गई तो वो अलग अलग अपना सहयोग देती थी। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने में वो झिझकती नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसता था तो वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती थी। तो दोस्तों ओशो की कहीं ना कहीं नज़र उन पे थी। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो कोई इंसान क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, दूर से वो देख लेता है। उसी तरीके से ओशो ने भी माँ आनंद शिला को दूर से देखा कि वो आश्रम के कामों को बहुत अच्छे से करती थी। तो दोस्तों उस टाइम ओशो की कोई और सेक्रेटरी थी जिनका नाम था माँ लक्ष्मी, वो भी कामकाज को अच्छे से देखती थी। तो जो माँ आनंद शिला थी, ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर सत्ता का और पावर का बहुत ज़्यादा भूख थी। तो वो चाहती थी कि वो ओशो के बहुत ज़्यादा नज़दीक आए। अब उनके मन में आया कि अगर ओशो के नज़दीक आना है तो उनको सबसे पहले जो माँ लक्ष्मी हैं, जो सेक्रेटरी हैं ओशो की, उनके नज़दीक आना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले वो क्या करने लगी कि आश्रम के कामों में और भी बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी। कोई भी प्रॉब्लम में पड़ता था वो हर चीज को सॉल्व करती। इसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके माँ लक्ष्मी के और करीब आ गई। इसके बाद एक दिन ओशो ने कहा माँ लक्ष्मी से कि आपको भी किसी ना किसी सेक्रेटरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारा काम है, जो हमारा आश्रम है, वो धीरे धीरे करके फैल रहा है। तो माँ लक्ष्मी ने अपने लिए भी एक सेक्रेटरी रख ली। मतलब माँ लक्ष्मी ओशो की सेक्रेटरी थी और माँ आनंद शिला माँ लक्ष्मी की सेक्रेटरी बन गई। और फिर इसके बाद वो सारे कामों को अच्छे से किया करती थी, बहुत अच्छे से हर चीज सॉल्व करती थी। जब भी कोई मुसीबत में पड़ता था तो उसको चुटकियों में सॉल्व कर देती थी। तो जो आश्रम के लोग थे वो कहीं ना कहीं माँ शिला को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। कहीं ना कहीं लोग बोलने लग गए कि माँ लक्ष्मी से अच्छी तो माँ शिला हैं, जो प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देती हैं। इसके बाद क्या हुआ, माँ लक्ष्मी कहीं ना कहीं पीछे हटती गई और माँ आनंद शिला ओशो के और ज्यादा करीब आ गई। और धीरे धीरे करके ओशो ने माँ आनंद शिला को अपनी सेक्रेटरी बना दी और फिर इसके बाद वो पूरे आश्रम को चलाने लग गई। तो दोस्तों आश्रम में जब भी कोई चीज बदलाव होता था, कोई बड़ा डिसीजन होता था, तो ओशो एक बार माँ आनंद शिला से जरूर राय लेते थे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक बार माँ आनंद शिला ने ओशो से कहा कि प्रभु आप अपने आश्रम को इंडिया में और ज्यादा विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी प्रधानमंत्री जो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे उनसे ओशो की बनती नहीं थी, राजनेताओं से ओशो की बनती नहीं थी, क्योंकि ओशो उनके खिलाफ बोलते थे। तो माँ आनंद शिला ने बोला क्यों ना प्रभु हम दूसरे देश जाए, हम अमेरिका जाए, वहां जाके अपना एक शहर बसाए जहां पे हम जैसे ही लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स हम लोगों को सपोर्ट नहीं करेगी और अमेरिका में लोग खुले विचारों के हैं तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ओशो को माँ आनंद शिला का ये आइडिया पसंद आया। इसके बाद क्या होता है, 1980 के आसपास, 1981 के आसपास
ओशो और माँ आनंद शिला अमेरिका चले गए। वहां जाने के बाद माँ आनंद शिला ने 64,000 एकड़ की जमीन खरीदी। वो जमीन बिल्कुल वीरान थी, बिल्कुल बंजर थी। वहां पे जाके ओशो ने अपना रजनीशपुरम बसाया। तो दोस्तों, जो वहां पे ओशो की सिटी बनाई गई थी उसका नाम था रजनीशपुरम, जिसमें बहुत सारे अस्पताल थे, बहुत सारे घर थे, बहुत सारे स्विमिंग पूल थे। मतलब वहां पे हर एक सुविधा थी हर किसी के लिए। और धीरे धीरे करके लाखों भक्त रजनीशपुरम में आ गए। तो दोस्तों, 64,000 एकड़ इतनी बड़ी जगह होती है कि वो एक सिटी के बराबर होती है। मतलब ओशो ने पूरी एक सिटी बना दी थी अपने नाम से। तो दोस्तों, ऐसे कर करके ओशो ने अपनी छवि वहां के लोगों में इतनी ज्यादा फैला दी थी कि अमेरिका की गवर्नमेंट भी एक बार को ओशो से डरने लगी थी। उनको लगता था कहीं ये हमारे पूरे जो क्रिश्चियन भाई लोग हैं उनको अपने धर्म में ना शामिल कर ले या उनका धर्म ना परिवर्तन कर ले। इसलिए धीरे धीरे करके ओशो के खिलाफ अमेरिका में भी पॉलिटिक्स होने लगी। तो दोस्तों, जो माँ आनंद शिला थी उन्होंने पूरे आश्रम पे अपना कब्जा कर लिया था। वो सत्ता के नशे में बहुत ज्यादा डूब चुकी थी। वो ऐसे ऐसे काम करने लग गई थी जिसके बारे में ओशो को पता ही नहीं चलता था। अब आप सोचोगे ओशो को क्यों नहीं पता चलता था? तो दोस्तों, ओशो ने जब रजनीशपुरम बसाया और अमेरिका में जाके शिफ्ट हुए तो ओशो ने करीब करीब 3 से 4 सालों तक मौन व्रत धारण किया। मतलब कि वो सिर्फ माँ आनंद शिला से ही बात करते थे। तो दोस्तों, शुरुआत में तो जब उन्होंने मौन व्रत धारण किया, मतलब कम बोलने का अपने आप को एक वचन दिया, तो उस टाइम तो किसी को पता ही नहीं था कि ओशो कब बोलेंगे। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। वो सारे समाज से, सारे मीडिया से दूर हो गए थे। वो बस माँ आनंद शिला से मिलते थे, जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती थी उनसे बोल देते थे। कुछ टाइम तक लोगों ने सोचा कि शायद ओशो की डेथ हो चुकी है और माँ आनंद शिला लोगों को चकमा दे रही है। लेकिन बाद में ओशो आश्रम से बाहर निकलने लगे थे, लोगों से मिलने लगे थे, लेकिन किसी से बात नहीं करते थे। इसके बाद क्या होता है, ऐसे कर करके काफी चीजें चलने लगी और माँ आनंद शिला का उस टाइम तक पूरे आश्रम पे कब्जा हो चुका था, क्योंकि ओशो कुछ बोलते नहीं थे और माँ आनंद शिला अपने हिसाब से पूरे आश्रम को चलाती थी। तो दोस्तों, माँ आनंद शिला ने सोचा कि आश्रम को अगर और अच्छे से चलाना है तो अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी भाग लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, जिस शहर में रजनीशपुरम बसा था उस शहर में चुनाव होने वाले थे। तो माँ आनंद शिला ने क्या किया, उस चुनाव को प्रभावित करने के लिए वहां के लोगों को अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया या अलग अलग टाइप के पॉइजन दे दिए, जिससे 750 लोग बीमार हो गए। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि जब पॉलिटिक्स या चुनाव के टाइम में लोग बीमार हो जाएंगे, कोई बीमारी फैलेगी, इससे लोग अमेरिका में उस पार्टी को वोट नहीं देंगे जिस पार्टी के खिलाफ माँ आनंद शिला थी। इसके बाद जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि ये एक टाइप का बैक्टीरिया है और ये जानबूझ के दिया गया है। और फिर जब इस चीज पे और जांच हुई तो पता चला कि ये बैक्टीरिया रजनीशपुरम से फैला हुआ है। इसके बाद अमेरिका की सरकार ने जांच बिठा दी और ऐसे कर करके और भी कई सारे राज उस आश्रम से निकलने लग गए। जैसे कि माँ आनंद शिला पे हथियार रखने के आरोप लगे, लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगे। तो दोस्तों, इसके अलावा जब ओशो मौन व्रत में थे तो ओशो को एक चीज की शंका होने लगी कि ओशो अगर अपनी बात किसी से थोड़ी बहुत बोलते थे तो ओशो नोट करते थे कि माँ आनंद शिला को वो कहीं ना कहीं से पता चल जाती थी। तो ओशो सोचते थे कि माँ आनंद शिला को कैसे पता चली। तो ओशो को धीरे धीरे लगने लगा कि माँ आनंद शिला ने उनके घर में या उनके रूम में वायर ट्रैपिंग कर रखी है, वॉइस ट्रैपिंग कर रखी है, मतलब कि उन्होंने माइक्रोफोन लगा रखे हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब ओशो को लगने लगा कि स्थिति अब बिगड़ रही है तो ओशो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। मतलब कि उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ने का फैसला किया। इसके बाद जब माँ आनंद शिला को इस बात का पता चला कि ओशो अपना मौन व्रत तोड़ रहे हैं तो वो एक बार को बहुत ज्यादा डर गई, बहुत ज्यादा सहम गई। इसके बाद ओशो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ओशो ने सारी चीजें क्लियर करी और फिर ओशो ने इस चीज को कबूला कि माँ आनंद शिला ने बहुत ज्यादा चीजों में गलतियां करी हैं, पैसों की हेरा फेरी करी है, पैसे को गलत तरीके से इधर उधर पहुंचाया है, लोगों को पॉइजन दिए हैं। ओशो ने यहाँ तक भी बात कबूल करी कि शायद माँ आनंद शिला ने उनको स्लो पॉइजन दिया है। ओशो ने यह भी कबूला कि उन्होंने पूरे रजनीशपुरम के अंदर माइक्रोफोन लगवाए थे। करीब 20 से 25 करोड़ रुपए इस चीज में उन्होंने खर्च किए थे। इसके बाद क्या होता है,
जब माँ आनंद शिला को लगता है कि अब वो पकड़ी जाने वाली हैं तो वो दूसरे देश में भाग के चली जाती हैं। तो दोस्तों वो जर्मनी भाग के जाती हैं। 1-2 साल तक वो जर्मनी में रहती हैं। इसके बाद अमेरिका की सरकार जाके उनको पकड़ लेती है और फिर माँ आनंद शिला के ऊपर केस चलता है और उनको 20 साल की सज़ा होती है। और फिर माँ आनंद शिला एक बात कबूलती हैं, वो बोलती हैं कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन वो सारी गलतियां उन्होंने ओशो के लिए की हैं और वो ओशो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उनका जो प्रेम है ओशो के लिए वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ओशो ने माँ आनंद शिला को सारी चीज़ों का दोषी ठहराया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पूरे आश्रम पे सीबीआई का छापा पड़ा, बहुत सारी गलतियां निकली और वो सारी गलतियां माँ आनंद शिला ने ही की थी। और वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे ओशो की तबीयत बिगड़ने लग गई। ओशो को भी काफ़ी टाइम तक जेल में रहना पड़ा और फिर अमेरिका की सरकार ने एक शर्त पे ओशो को छोड़ा कि वो अमेरिका छोड़ के चला जाएगा। इसके बाद ओशो दोबारा भारत आ गया। और वहीं दूसरी तरफ माँ आनंद शिला कई सालों तक जेल में रही और जेल में उनके अच्छे बिहेवियर के लिए उनको कुछ ही सालों बाद छोड़ दिया गया। इसके बाद वो स्विट्जरलैंड चली गई और वहाँ पे जाके क्लिनिक चलाने लग गई और आज भी वो क्लिनिक चला रही हैं। और इनके ऊपर माँ आनंद शिला के ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, कई सारे वीडियो और कई सारी छोटी छोटी मूवियाँ बन चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ जो ओशो थे, जब वो इंडिया आ गए उसके बाद धीरे धीरे करके वो बीमार पड़ने लग गए और उसके बाद कुछ सालों बाद ओशो की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ आई होगी। तो दोस्तों अब आपको पता चला होगा कि कैसे एक सेक्रेटरी ने ओशो को बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों जब माँ आनंद शिला का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें वो खुद बताती हैं कि कुछ उन्होंने गलतियां करी थी और वो गलतियां कैसे हो गई उनको पता भी नहीं चला। और जो ओशो के आश्रम में रहते थे उन लोगों ने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उन्होंने बताए हैं कि वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गई थी, वो डिक्टेटरशिप करने लग गई थी पूरे आश्रम पे और अपने हिसाब से हर एक चीज़ चलाती थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ओशो के बारे में आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले मैं चाहूँगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो।